हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम मैकेनिज्म एंड रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग अर्थात श्वसन की कार्यविधि तथा उसका नियंत्रण या नियमन के बारे में अध्ययन करेंगे। जो श्वसन की प्रक्रिया होती है उसको हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है इंस्पिरेशन अर्थात निश्वसन या अंतःश्वसन, दूसरा एक्सपिरेशन अर्थात उच्च श्वसन या बहिश्वसन। जो पहली प्रक्रिया होती है अर्थात इंस्पिरेशन, इस प्रक्रिया में जो वायु होती है उसको वायुमंडल से लंग्स के भीतर लिया जाता है, जबकि जो दूसरी प्रक्रिया है एक्सपिरेशन, उसमें इसका विपरीत होता है अर्थात वायु लंग्स में से बाहर की ओर वायुमंडल की ओर मुक्त की जाती है। हम इस प्रोसेस की बात करें तो इंस्पिरेशन में क्या होता है इसको समझते हैं। सबसे पहले हम जान लें कि जो पसलियाँ होती है, पसलियाँ क्या करती है कि एक चैम्बर बनाती है, कवरिंग बनाती है लंग्स के चारों ओर, और इन पसलियों में अर्थात रिब्स के बीच में दो प्रकार की मसल्स पाई जाती है। एक तो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स और दूसरी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। हम इंस्पिरेशन की बात करें तो उसमें क्या प्रोसेस होता है इसको समझते हैं। इंस्पिरेशन में ये होता है कि जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स होती है यानी बाह्य अंतःपरशुक पेशियाँ जो होती है, और रेडियल मसल्स ऑफ डायफ्राम अर्थात जो डायफ्राम होता है उसकी जो रेडियल मसल्स होती है उनमें संकुचन होता है। इस संकुचन के फलस्वरूप क्या होता है कि जो रिब्स अर्थात पसलियाँ और स्टर्नम जो चेस्ट का फ्रंट का पार्ट होता है, कंकाल तंत्र का भाग होता है, जिससे कि रिब्स अर्थात पसलियाँ अटैच होती है, वो बाहर की ओर मूवमेंट करता है। किससे? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स और डायफ्राम की रेडियल मसल्स के संकुचन का फलस्वरूप ये बाहर की ओर मूवमेंट करता है। साथ ही जो डायफ्राम होता है जो कि डोम शेप होता है वो फ्लैट हो जाता है। अब इसका रिजल्ट क्या होता है कि जो वक्षीय गुहा होती है अर्थात थोरेसिक कैविटी होती है उसका आयतन बढ़ जाता है, और जब वक्षीय गुहा का आयतन बढ़ता है तो इस गुहा के जो भीतर लंग्स होते हैं उनके ऊपर ये प्रभाव पड़ता है कि वो एक्सटेंड होते हैं अर्थात फैलते हैं। जब लंग्स फैलते हैं तो वायुमंडल से लंग्स के भीतर की ओर प्रवाहित होती है, भीतर की ओर आती है। तो ये प्रोसेस होता है इंस्पिरेशन का अर्थात अंतःश्वसन का। अब हम बात करते हैं एक्सपिरेशन अर्थात बहिश्वसन या उच्च श्वसन। तो उसमें क्या होता है इसको हम देखते हैं। तो इसमें ये होता है कि जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स यानी बाह्य अंतःपरशुक पेशियाँ और रेडियल मसल्स जो कि डायफ्राम में होती है वो रिलैक्स हो जाती है यानी शिथिल हो जाती है। इंस्पिरेशन में तो वो क्या हो रही है, संकुचित हो रही है, और यहाँ पे ये पेशियाँ शिथिल हो जाती है। जब ये पेशियाँ शिथिल हो जाती है तो एक प्रक्रिया और होती है, एक स्टेप और होती है कि इसमें जो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स होती है यानी अंतःपरशुक जो पेशियाँ होती है वो संकुचित हो जाती है। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स तो रिलैक्स हो रही है, शिथिल हो रही है, बट इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स वो संकुचित हो रही है। इसका रिजल्ट ये निकलता है कि जो रिब्स अर्थात पसलियाँ और जो डायफ्राम अपनी पूर्व की पोजीशन में आ जाते हैं, जो उनकी ओरिजिनल पोजीशन होती है उसमें आ जाते हैं। अब ओरिजिनल पोजीशन में आ जाते हैं तो उसका फलस्वरूप क्या होता है कि जो थोरेसिक कैविटी अर्थात वक्षीय गुहा होती है उसका वॉल्यूम या आयतन कम हो जाता है। जब ये आयतन कम हो जाता है तो जो लंग्स होते हैं उनके ऊपर प्रेशर कम हो जाता है, प्रेशर बढ़ जाता है। लंग्स पर जब प्रेशर बढ़ जाता है तो क्या होगा कि वायु है जो लंग्स से बाहर की ओर मुक्त होती है।
तो जो इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन ये दोनों एक दूसरे के विपरीत प्रक्रिया होती है। अब हम बात करते हैं जो लंग्स में एयर होती है उसको हम किस किस तरह से डिवाइड कर सकते हैं। इनको अपन अलग अलग नाम से जानते हैं और ये क्या होती है इसके बारे में हम समझते हैं। सबसे जो पहला है वो है टाइडल एयर या टाइडल वॉल्यूम। टाइडल एयर को हिंदी में ज्वारीय आयतन बोलते हैं। टाइडल वॉल्यूम अर्थात ज्वारीय आयतन। ज्वारीय आयतन क्या है कि एक सामान्य ब्रेथ में एक जो सामान्य सांस होता है, श्वसन होता है, उसमें जितनी वायु भीतर की ओर ली जाती है या बाहर की ओर मुक्त की जाती है, उस आयतन को ज्वारीय आयतन कहा जाता है। और ये होता है लगभग 500 ml। 500 ml होता है ज्वारीय आयतन। दूसरा हम बात करें सब डिवीजन की तो वो है कॉम्प्लीमेंटल एयर या इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम अर्थात अंतःश्वसन आरक्षित आयतन। कॉम्प्लीमेंटल एयर और इंस्पिरेशन रिजर्व वॉल्यूम ये क्या है कि सामान्य श्वसन में जब एयर भीतर ली जाती है उसके बाद जब जोर लगाकर या फोर्सफुली उसके बाद जो और अधिक मात्रा में वायु भीतर की ओर ली जाती है उस आयतन को बोलते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम या इंस्पिरेशन रिजर्व वॉल्यूम। और ये आयतन होता है लगभग 3300 ml। 3300 ml के आसपास ये आयतन होता है। उसके बाद तीसरा हम बात करते हैं सप्लीमेंटल एयर या एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम अर्थात बहिश्वसन आरक्षित आयतन। बहिश्वसन आरक्षित आयतन अर्थात ERV ये क्या है कि एक नॉर्मल श्वसन में जब हम सांस छोड़ते हैं उसके बाद हम जोर लगाकर फोर्सफुली जितनी वायु बाहर और निकाल सकते हैं नॉर्मल श्वसन के बाद में। फॉर एग्जांपल हमने नॉर्मली सांस छोड़ी, उसके बाद हम जोर लगा के जितनी हम वायु लंग्स में से बाहर की ओर निकाल सकते हैं उसको बोलते हैं एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम अर्थात बहिश्वसन आरक्षित आयतन। और ये होता है लगभग 1000 ml। फिर नेक्स्ट है वाइटल कैपेसिटी अर्थात जैव क्षमता। जैव क्षमता क्या है? जैव क्षमता होती है टाइडल वॉल्यूम प्लस कॉम्प्लीमेंटल एयर प्लस सप्लीमेंटल एयर अर्थात फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इन तीनों के योग को वाइटल कैपेसिटी कहते हैं। और ये होता है लगभग 4800 ml अर्थात टाइडल एयर जो कि नॉर्मल श्वसन में लेते हैं 500 ml, उसमें इंस्पिरेशन या इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो कि 3300 ml है वो ऐड कर दें। साथ ही एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम यानी फोर्सफुली जितनी वायु बाहर निकाल दें उसको हम ऐड कर दें तो ये मान आता है 4800 ml और उसको बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी। इसके बाद हम बात करते हैं रेजिडुअल एयर और रेजिडुअल वॉल्यूम अर्थात अवशिष्ट आयतन। अवशिष्ट आयतन क्या होता है कि जब हम जोर लगा के फोर्सफुली वायु को बाहर निकालते हैं लंग्स से, उसके बाद भी कुछ वायु लंग्स में बनी रहती है, उसी को ही अवशिष्ट आयतन या रेजिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं। और यह आयतन होता है लगभग 1200 ml। रेजिडुअल एयर होता है 1200 ml। उसके बाद हम बात करते हैं डेड एयर स्पेस जो कि लगभग 150 ml होता है। ये वो एयर होती है जो कि ट्रेकिया या ब्रोंकियल ट्री में बनी रहती है जहाँ की गैसों का आदान प्रदान नहीं होता है। उसके बाद हम टोटल लंग कैपेसिटी की बात करें तो टोटल लंग कैपेसिटी को कैलकुलेट करते हैं वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल एयर जोड़कर। वाइटल कैपेसिटी जैसा कि मैंने बताया वो है
4800 ml और रेजिडुअल एयर है वो है 1200 ml और इन दोनों का योग होता है 6000 ml। ये होती है टोटल लंग कैपेसिटी। फिर हम बात करते हैं पल्मोनरी वेंटिलेशन। पल्मोनरी वेंटिलेशन क्या है कि 1 मिनट में जितनी वायु भीतर की ओर ली जाती है, सांस में ली जाती है, उसको बोलते हैं पल्मोनरी वेंटिलेशन। क्योंकि एक ब्रीथ में लगभग 500 ml एयर भीतर आती है और 1 मिनट में 12 बार सांस ली जाती है, तो 500 × 12 ये होता है लगभग 6000 ml। इसको बोलते हैं पल्मोनरी वेंटिलेशन। ये लंग के वॉल्यूम का सब डिवीजन के बाद इस डायग्राम को हम देखें तो इस डायग्राम में और स्पष्ट तरीके से ये बताया गया है। ये टाइडल वॉल्यूम है, टाइडल वॉल्यूम के बाद इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इधर एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इसके अलावा ये रेजिडुअल वॉल्यूम, ठीक है, ये वाइटल कैपेसिटी और ये टोटल लंग वॉल्यूम। इसके बाद हम बात करते हैं कंट्रोल ऑफ ब्रीथिंग अर्थात श्वसन का नियमन। श्वसन का नियम कैसे होता है इसकी हम बात करें तो 2 तरह से ये नियमन होता है, नियंत्रण होता है श्वसन का। एक तो नर्वस कंट्रोल जो कि तंत्रिका तंत्र द्वारा कंट्रोल होता है, दूसरा केमिकल कंट्रोल जो कि रसायन कंट्रोल होता है, रसायन नियंत्रण होता है। सामान्यतः 1 मिनट में 16 से लेकर 20 बार ब्रीथिंग होती है, श्वसन क्रिया होती है। सांस भीतर ली जाती है और बाहर की ओर रिलीज की जाती है। इसको कंट्रोल कैसे करते हैं इसी की हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नर्वस कंट्रोल की, तंत्रिकीय नियंत्रण की। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है, उसमें एक रेस्पिरेटरी सेंटर अर्थात श्वसन केंद्र होता है। उसका जो आधा हिस्सा होता है वो इंस्पिरेटरी सेंटर के रूप में कार्य करता है और दूसरा आधा हिस्सा वो एक्सपिरेटरी सेंटर के रूप में कार्य करता है। इसमें 2 मैकेनिज्म होती है, 2 प्रक्रिया होती है। एक तो वेगल मैकेनिज्म, दूसरा न्यूमोटैक्सिक मैकेनिज्म। वेगल मैकेनिज्म की हम बात करें तो जो इंस्पिरेटरी सेंटर होता है वो स्टिमुलेट करता है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल एंड रेडियल मसल्स जो कि डायफ्राम की होती है, उनको स्टिमुलेट करता है। ये करता है स्पाइनल नर्व्स और फ्रेनिक नर्व के द्वारा। इसका फलस्वरूप क्या होता है कि थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ जाता है और इंस्पिरेशन होता है। जब इंस्पिरेशन होता है अर्थात वायु भीतर की ओर जाती है लंग में, तो जो रेस्पिरेटरी सेंटर ऑफ लंग होता है वो स्टिमुलेट हो जाता है और वेगस नर्व के द्वारा ये एक्सपिरेटरी सेंटर तक मैसेज पहुंच जाता है, जिसका फलस्वरूप इनहिबिटरी इम्पल्स जो होती है वो इंस्पिरेटरी सेंटर तक पहुंच जाती है और इंस्पिरेशन रुक जाता है। जो श्वसन होता है अंतःश्वसन वो रुक जाता है। इसमें एक्सपिरेटरी सेंटर होता है that does not send impulse to internal intercostal muscles, it only inhibits inspiratory center। ये सिर्फ इंस्पिरेटरी सेंटर को ही इनहिबिट करता है। दूसरी जो प्रक्रिया है वह है न्यूमोटैक्सिक मैकेनिज्म। ये जो न्यूमोटैक्सिक मैकेनिज्म होती है ये मैमल्स में होती है। जो न्यूमोटैक्सिक सेंटर होता है पोन्स में, जहाँ की वहाँ जब वेन इंस्पिरेटरी सेंटर एक्टिवेटेड, जब ये इंस्पिरेटरी सेंटर यहाँ एक्टिवेट हो जाता है तो ये स्टिमुलस भेजता है न्यूमोटैक्सिक सेंटर को और न्यूमोटैक्सिक सेंटर से फिर एक्सपिरेटरी सेंटर स्टिमुलेट होता है और इसका फलस्वरूप क्या होता है, ये इंस्पिरेटरी सेंटर को इनहिबिट करता है, इसको संदमित करता है। अब ये इनहिबिटेड इंस्पिरेटरी सेंटर होता है वो स्टिमुलस नहीं भेजता है, उद्दीपन नहीं भेजता है न्यूमोटैक्सिक सेंटर को और एक्सपिरेटरी सेंटर को। इसके फलस्वरूप एक्सपिरेटरी सेंटर होता है वो इंस्पिरेटरी सेंटर को इनहिबिट नहीं करता है और इंस्पिरेटरी सेंटर होता है वो फिर अगेन सेंड्स स्टिमुलस टू न्यूमोटैक्सिक सेंटर एंड एक्सपिरेटरी सेंटर और ये साइकिल चलता रहता है और इससे इसका कंट्रोल होता है, ब्रीथिंग का कंट्रोल।
दूसरी जो मैकेनिज्म है वो है केमिकल कंट्रोल। केमिकल कंट्रोल में क्या होता है कि इफ़ेक्ट ऑफ CO2 की हम बात करें तो जब CO2 का प्रतिशत रक्त में बढ़ जाता है तो श्वसन की दर भी बढ़ जाती है। यही कारण है कि जन्म के बाद में जब नवजात होता है वह पहला श्वसन तब शुरू करता है जबकि उसमें CO2 की मात्रा एक निश्चित मात्रा तक, निश्चित प्रतिशत तक बढ़ जाती है। दूसरा प्रभाव होता है इफेक्ट ऑफ लो O2 सप्लाई। ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन अगर कम होती है तो जो कैरोटिको सिस्टमेटिक आर्क है उसमें जो कीमो रिसेप्टर होते हैं वो उससे प्रभावित होते हैं। उसके प्रभावित होने के फलस्वरूप रेस्पिरेशन की दर बढ़ जाती है। उसके बाद इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन आयन की हम बात करें तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की जब कंसंट्रेशन बढ़ती है तो pH डिक्रीज होता है और इसके फलस्वरूप रेस्पिरेशन की दर बढ़ जाती है। इस चित्र में हम देख सकते हैं कि ये मेडुला है, इसमें ये पोन्स है, ये ब्रीथिंग कंट्रोल सेंटर होता है। ये यहाँ से ये मसल्स कौन सी जो पसलियों के बीच में है उनको, और डायफ्राम की जो रेडियल मसल्स है इनको यहाँ से कंट्रोल मिल रहा है। साथ ही यहाँ पे जो सेंसर होता है ऑक्सीजन को सेंस करने वाला, ये कैरोटिको सिस्टमेटिक आर्च में ये क्या करता है, ऑक्सीजन को सेंस करता है और ये भी कंट्रोल कर रहा है श्वसन को। इसके अलावा ये CO2 या pH, जब CO2 इंक्रीज होती है या pH डिक्रीज होती है तब भी श्वसन की दर बढ़ जाती है। सो इस प्रकार ये श्वसन का कंट्रोल नर्वस और केमिकल दोनों प्रकार से होता है।